नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर में इससे पहले बेहद छिटपुट पैमाने पर गांजा बरामद होना आम बात थी और अक्सर पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए गांजा बिक्री के व्यवसाय में लिप्त छोटे मोटे गांजा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई किया करती थी। लेकिन शहर के इतिहास में पहली बार बुधवार को स्थानीय अपराध शाखा द्वारा गांजा तस्करी की एक बड़ी घटना को उजागर करते हुए करीब 36 लाख रुपए मूल्य का 366 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजे की यह भारी भरकम खेप तेलंगाना राज्य से 2 कारों में भरकर अमरावती लाई गई थी, जहां पर नागपुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत गौस नगर के इकबाल चौक परिसर में इस गांजे की डील होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही पिछले 12 घंटों से यहां पर अपना जाल बिछाकर बैठी अपराध शाखा पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए गांजे की इस खेप सहित 2 कारों को जब्त कर लिया। पुलिस के आने का अंदेशा होते ही दोनों कार में सवार 2 आरोपी मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहे। ऐसे में पुलिस अब गांजे की इस खेप के साथ बरामद दोनों कारों के आधार पर इस मामले में लिप्त तस्करों तक पहुंचेगी। साथ ही इस बात की भी बेहद सरगर्मी से तलाश की जा रही है कि आखिर अमरावती में गांजे की खेप का इतना बड़ा खरीदार कौन है और अमरावती के कितने लोग गांजे के इस कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह एवं अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक पुनकर के नेतृत्व में अपराध शाखा पुलिस द्वारा इस मामले की बेहद सघनता के साथ जाँच की जा रही है। गोगामल व्याघ्र प्रकल्प के हरिसाल क्षेत्र की फॉरेस्ट रेंजर दीपाली चौहान की विगत गुरुवार को ही आत्महत्या के मामले में संभावित निलंबन की कार्रवाई का सामना कर रहे मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक तथा अपर मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी ने अचलपुर की उप जिला अदालत में बुधवार को अग्रिम जमानत हेतु याचिका दायर की है, जिस पर आगामी 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार बाला को पहले ही सेवा से निलंबित करते हुए आरोपी के तौर पर नामजद करने के साथ ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें इस समय 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के तहत अमरावती की सेंट्रल जेल में रखा गया है। वहीं अब इस मामले में अपर मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी को भी जिम्मेदार मानते हुए राज्य सरकार द्वारा उन्हें पद से निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में निलंबन के बाद अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए रेड्डी ने अचलपुर अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। अपर मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी को निलंबित किए जाने का अधिकृत आदेश आज अथवा कल में निकल सकता है। पता चला है कि रेड्डी को 3 माह के लिए निलंबित करने का आदेश निकाला जा सकता है, जिस पर इस समय राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हस्ताक्षर होना बाकी है। वहीं कल देर रात राज्य के मुख्य सचिव द्वारा इस निलंबन आदेश पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हस्ताक्षर होने के बाद श्रीनिवास रेड्डी को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जहाँ से केंद्रीय वन मंत्रालय सहित पीएमओ कार्यालय द्वारा इस निलंबन आदेश पर मंजूरी ली जाएगी। चूंकि श्रीनिवास रेड्डी भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, ऐसे में उन्हें पद से निलंबित करने का अंतिम आदेश केंद्रीय स्तर पर ही लिया जा सकता है। हालांकि ऐसे अधिकारियों को अधिकतम 3 माह के लिए निलंबित करने की कार्रवाई करने का अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री के पास भी होता है। वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के मामले को लेकर स्थानीय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग के कैंप रोड स्थित कार्यालय के कर्मचारियों में इन दिनों भय व तनाव का माहौल देखा जा रहा है। लोगों के डर से इस कार्यालय के कर्मचारी मुख्य प्रवेश द्वार को ताला लगाकर भीतर काम कर रहे हैं। वहीं दीपाली की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार को बचाने में अहम भूमिका रखने वाले श्रीनिवास रेड्डी के विरोध में भी वन कर्मचारियों में जबरदस्त रोष देखा जा रहा है और वन विभाग के सभी कार्यालय के कर्मचारियों ने बुधवार को काली फीत लगाकर काम करते हुए दीपाली चौहान आत्महत्या मामले पर अपना निषेध जाहिर किया। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने यहां बुलाई गई बैठक में कहा कि राज्य के सभी पंजीकृत आस्थापनाओं, कारखानों, कंपनियों, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं पर लैंगिक अत्याचार की घटनाएं आए दिन घटित होती हैं। इस प्रताड़ना से महिलाओं की रक्षा करने के लिए प्राप्त शिकायतों पर समय रहते ध्यान देना जरूरी है और सभी विभागों ने नियम के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में विशाखा समिति के प्रभावी अमल के लिए टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। विशाखा कमिटीची स्थापना जरी झालेल्या आहेत तरी त्या कार्यरत नाही। खरं सरकारने कायदे केले आणि ते कायदे इम्प्लिमेंट व्हावे अशी जरी धारणा असली तरी विशाखा कमिटीच्या प्रत्येक गव्हर्मेंटल
इन्स्टिट्यूटमध्ये असायलाच पाहिजे आणि इंडस्ट्रीयलमध्ये लेबर्समध्ये त्या ठिकाणी असायला पाहिजे. त्याची स्थापना आपल्याला झालेली दिसते, पण ते कार्यान्वयन दिसत नाही. म्हणून आता आम्ही ती बैठक घेतलेली आहे. त्या ठिकाणी विशाखा कमिटी कंपल्सरी त्याचं इम्प्लिमेंटेशन व्हायलाच पाहिजे आणि मॉनिटरिंग सिस्टम देखील त्या ठिकाणी आम्ही लागू करतो आहे. या पुढच्या काळामध्ये त्याचे फॉलोअप्स होतील आणि विशाखा कमिटी अतिशय सिरियसली सगळ्या डिपार्टमेंटनी, प्रायव्हेट असो किंवा गव्हर्मेंट, हे घेणं अतिशय गरजेचं आहे, असं या ठिकाणी आम्ही निर्देश दिले. शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित सुखली कंपोस्ट डिपो पर जमा कचरे को हटाने के लिए महानगर पालिका द्वारा बायो माइनिंग ठेके की निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए अपसेट प्राइस 15 करोड़ 50 लाख रुपए तय किया गया है. बुधवार 31 मार्च को प्री बिड प्रक्रिया के तहत 6 इच्छुक ठेकेदारों ने निगमायुक्त प्रशांत रोडे से प्रत्यक्ष मुलाकात की. वहीं 5 से 6 इच्छुकों ने प्री बिड प्रक्रिया में ऑनलाइन सहभाग लिया. इस ठेके पर इस समय समूचे शहर की नज़र लगी हुई है. हालांकि मनपा प्रशासन द्वारा अब तक बायो माइनिंग ठेके को लेकर अपनी भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की गई है और मनपा को अब तक इस काम के लिए सरकार की ओर से कोई निधि भी प्राप्त नहीं हुई है. ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि मनपा द्वारा इस ठेके को लेकर कौन सा निर्णय लिया जाता है. जिले में कुल 9,50,000 नागरिकों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है और विगत 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद 2.5 माह के दौरान अब तक 1,10,000 हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर एवं वरिष्ठ नागरिकों सहित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले बीमार लोगों को जिले के 35 सरकारी व निजी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है. साथ ही 14,900 लोगों को कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज भी दिया जा चुका है. लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाना शुरू किया जाएगा. ऐसे में अब जिले के शेष 8,40,000 लाभार्थियों को इन्हीं 35 टीकाकरण केंद्रों व अपर्याप्त मनुष्यबल के जरिए कोविड वैक्सीन का टीका लगाने का काम शुरू करना किसी चुनौती से कम नहीं रहेगा. 8,40,000 लोगों का टीकाकरण करने हेतु केवल 35 केंद्र पर्याप्त नहीं है. साथ ही इन टीकाकरण केंद्रों पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या भी कम पड़ जाएगी. ऐसे में टीकाकरण केंद्रों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या को बढ़ाना भी बेहद जरूरी है. स्थानीय जिला परिषद के निर्माण विभाग द्वारा जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले काम अमूमन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संगठन के लाइसेंस धारक निर्माण अभियंताओं से ठेका पद्धति पर करवाए जाते हैं. लेकिन निर्माण विभाग द्वारा कुछ कामों का जिम्मा सीधे ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया. इस बात का विरोध करते हुए 2 लाइसेंस धारक अभियंताओं ने जिला परिषद के निर्माण विभाग में जमकर हंगामा मचाया. इतकी सन्मानपूर्वक वागणूक असताना अवमान करायला सगळ्याशी मी नाही. तुम्ही अवकाश काय काढली? तुम्ही कोण आहे? 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 तुम्ही इथं बसलाय का? मधात बोलायचं नाही. मधात बोलायचं नाही. अवकाश काय काढली? साहेब ऐका, तुम्ही याची अवकाश का काढली? यांची नाही काढली. अभियंताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि इन कामों को लेकर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने लाइसेंस धारक अभियंताओं की योग्यता पर सवालिया निशान लगाने के साथ ही उन्हें धमकाने का भी काम किया है. कोरोना संकट काल के दौरान सरकार के निर्देशों का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करते हुए महावितरण के अमरावती परिमंडल में 1,96,000 लघुदाब वर्गवारी वाले विद्युत ग्राहकों ने महावितरण के बिजली बिल ऑनलाइन भरने को पहली प्राथमिकता दी. साथ ही इस समय समूचे राज्य में महावितरण के 65 लाख विद्युत ग्राहक प्रति माह औसतन 1,416 करोड़ रुपयों के बिजली बिल को ऑनलाइन अदा कर रहे हैं. कम दाब वाले विद्युत ग्राहकों के लिए ऑनलाइन बिजली बिल अदा करने पर प्रति माह 500 रुपए की मर्यादा पर 0.25% की छूट भी दी जाती है. साथ ही ऑनलाइन बिजली बिल अदा किए जाने के तुरंत बाद ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए इसकी जानकारी पहुंच जाती है. इस बात का लाभ उठाते हुए अमरावती परिमंडल के 1,96,000 ग्राहक प्रति माह औसतन 31 करोड़ 34 लाख रुपए का भुगतान ऑनलाइन करते हैं. वहीं नागपुर प्रादेशिक विभाग में 10,88,000 ग्राहक 179 करोड़ 64 लाख रुपए, कोंकण प्रादेशिक विभाग में 30,54,000 विद्युत ग्राहक 695 करोड़ रुपए, पुणे प्रादेशिक विभाग में 18,71,000 ग्राहक 425 करोड़ 80 लाख रुपए तथा औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग में 5,74,000 विद्युत ग्राहक 105 करोड़ 42 लाख रुपए का विद्युत बिल प्रति माह ऑनलाइन अदा करते हैं.
इन दिनों कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए पहले ही एक शहर से दूसरे शहर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या पहले की अपेक्षा काफी घट गई है। वहीं अब यात्रियों द्वारा एसी व फुल पैक्ड शिवशाही बसों से यात्रा करना टाला जा रहा है। ऐसे में पहले ही यात्रियों की कमी और आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे राज्य परिवहन निगम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कोविड संक्रमण के लिए एसी को काफी घातक माना जाता है। ऐसे में यात्रियों द्वारा एसी बसों से मुंह मोड़ लिया गया है। ऐसे में पुणे व नासिक जैसी लंबी दूरी वाली फेरी पर चलने वाली शिवशाही बसें इन दिनों लगभग खाली चल रही हैं और अधिकांश शिवशाही बसों को बस स्थानक पर ही खड़ा रखा गया है। ऐसे में महामंडल का आर्थिक गणित इन दिनों पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। मार्च माह से खाद्य तेलों की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से सर्वसामान्य लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। विगत कुछ माह के दौरान खाद्य तेलों की दरों में 40 से 60 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है। ऐसे में अब भोजन करना भी काफी महंगा हो गया है। खाद्य तेलों का बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात किया जाता है। विदेशों में तिलहन के उत्पादन में कमी, इन दिनों ढुलाई खर्च एवं आयात शुल्क में वृद्धि होने की वजह से तेलों की दरों में जबरदस्त वृद्धि होती नजर आ रही है। आर्थिक वर्ष 2020-2021 के अंतिम दिन बुधवार 31 मार्च को मार्च एंडिंग की जबरदस्त धामधूम देखी गई और जारी वर्ष के आर्थिक लेन देन के खाते का मिलान करते हुए अकाउंट क्लोज करने हेतु हर कोई हिसाब किताब से संबंधित बही खातों के साथ लगा दिखाई दिया। इसमें शहर सहित जिले के निजी व्यापारियों उद्योजकों के साथ साथ विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारियों का भी समावेश रहा। प्रतिवर्ष 31 मार्च को आर्थिक वर्ष की समाप्ति होती है और 1 अप्रैल से नया आर्थिक वर्ष शुरू होता है। ऐसे में पूरा मार्च माह साल भर का हिसाब किताब लगाने व बैलेंस शीट बनाने में बीत जाता है। मार्च माह के दौरान हर ओर मार्च एंडिंग शब्द की गूंज और इससे संबंधित तनाव को स्पष्ट तौर पर देखा व सुना जाता है। हालांकि जारी आर्थिक वर्ष में विगत मार्च माह से ही कोविड संक्रमण व लॉकडाउन का दौर लंबे समय तक चलता रहा और व्यापार एवं व्यवसाय काफी वक्त तक पूरी तरह से ठप रहे। पश्चात अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी व्यापार व्यवसाय व उद्योग जगत की गाड़ी पहले की तरह पटरी पर नहीं लौट पाई और आर्थिक लेन देन भी बेहद कम हुए। ऐसे में जीएसटी व इनकम टैक्स सहित अन्य करों की फाइलों का कोई विशेष बोझ व्यापारियों पर नहीं देखा गया। लेकिन इसके बावजूद समाप्त हो रहे आर्थिक वर्ष में ओपनिंग व क्लोजिंग स्टॉक को मिलाने और इस एक वर्ष के दौरान जितने भी आर्थिक व्यवहार हुए उसका टैक्स अदा करते हुए हिसाब किताब मिलाने की जद्दोजहद सभी व्यापारियों व उद्योजकों को करनी ही पड़ रही है। शालेय पोषण आहार योजना अंतर्गत राज्य की 40,240 शालाओं को भोजन पकाने हेतु गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है। इसका लाभ अमरावती जिले की 827 शालाओं को भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने का कार्य आज भी चूल्हे पर ही किया जाता है, जिससे धुएं की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में इस समस्या को खत्म करने के लिए प्रशासन द्वारा शालाओं को गैस कनेक्शन देने की योजना अमल में लाई जा रही है, जिसकी वजह से अब शालाओं से चूल्हों का धुआं पूरी तरह गायब हो जाएगा। जिले में बुधवार को 259 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 48,635 पर जा पहुंचा। वहीं बुधवार को बीते 24 घंटों के दौरान 6 कोविड संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में अब तक कुल 674 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हुई है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान 330 लोगों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया गया। जिले में इस समय तक 44,536 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,425 है, जिसमें से 895 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 838 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1,692 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। विगत जनवरी माह से कोविड संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के चलते जिला मुख्यालय सहित जिले की सभी तहसीलों में कोविड मरीजों के इलाज हेतु अस्पताल शुरू किए गए, जिनमें सरकारी अस्पतालों सहित 24 निजी अस्पतालों का भी समावेश है। इस समय जिले में कुल 45 कोविड हॉस्पिटल, कोविड हेल्थ सेंटर तथा कोविड केयर सेंटर शुरू हैं, जिनमें 3,091 बेड उपलब्ध हैं। किंतु इन दिनों कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक सुस्त हुई है और होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में जिले के कोविड अस्पतालों में इस समय 2,114 बेड रिक्त हैं और केवल 877 बेड पर मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा शहर सहित जिले के सभी केमिस्ट, ड्रगिस्ट व फार्मासिस्ट के लिए बुधवार 31 मार्च की सुबह 10:30 बजे केमिस्ट भवन में कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया। निगमायुक्त प्रशांत रोडे व मनपा के वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले सहित संगठन के अध्यक्ष सौरभ मालानी के प्रयासों से इस कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में शहर के अनेकों केमिस्ट, ड्रगिस्ट व फार्मासिस्ट ने अपनी कोविड टेस्ट करवाई।
इसके साथ ही शहर के व्यापारियों हेतु स्थानीय महावीर मार्केट में भी आज कोविड टेस्ट जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 लोगों द्वारा अपनी कोविड टेस्ट करवाई गई। बता दें कि शहर में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन की ओर से शहर के सभी व्यापारियों सहित उनके प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की कोविड टेस्ट जाँच करने की अपील की गई है। शहर में इन दिनों पारा बड़ी तेजी से ऊंचा उठना शुरू हो गया है और तेज धूप तपने लगी है। ऐसे में लोग बाग बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर गमछे, दुपट्टे व स्कार्फ से ढकने लगे हैं। इसके चलते शहर में इन दिनों जगह जगह पर रंग बिरंगी दुपट्टों की दुकानें सज गई हैं, जहां पर लोग बाग अपनी पसंद के हिसाब से गमछे, दुपट्टे व स्कार्फ खरीदने हेतु अच्छी खासी भीड़भाड़ भी कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के सोशल मीडिया प्रमुख विशाल ताड़े द्वारा घरकुल लाभार्थियों को बचा हुआ धनादेश तत्काल वितरित करने सहित अन्य मुख्य मांगों को लेकर पंचायत समिति गुट विकास अधिकारी को निवेदन दिया गया। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए मांग की गई कि वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में सांसद नवनीत राणा ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए अपने सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। मनपा के सभागृह नेता तुषार भारतीय ने मनपा के सामान्य प्रशासन विभाग में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को ड्रेस कोड व पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग की है। इस संदर्भ में तुषार भारतीय ने मनपा आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि अनुसार जयंती उपलक्ष्य में शहर सहित जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए शिव जयंती मनाई गई। गौरव ठाकरे मित्र परिवार द्वारा रेलवे स्टेशन चौक के शिवाजी चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पूजन कर मास्क, खिचड़ी व छाछ का वितरण किया गया एवं मान्यवरों का स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए सम्मान किया गया। वहीं शिवसेना व युवा सेना की ओर से तपोवन परिसर में शिव जयंती का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस समय मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए शिव प्रतिमा का पूजन व माल्यार्पण किया गया। इसके अलावा शहर के गाड़गीनगर परिसर में भी बुधवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ शिव जयंती का उत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश की ओर महाराष्ट्र से जाने वाली बसों पर 31 मार्च तक पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों की इन दिनों संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली बसों पर आगामी 30 अप्रैल तक पाबंदी लगाने का निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिया गया है। अमरावती महानगर पालिका द्वारा घोषणा की गई है कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के चलन को बढ़ावा मिले, इस हेतु माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत सोलर वाटर हीटर व सौर ऊर्जा विद्युत संच का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को संपत्ति कर में छूट दी जाएगी। श्री शिवाजी कर्मचारी सहकारी पत्र संस्था की ऑनलाइन आम सभा का आयोजन शिवाजी नगर स्थित शिवाजी कर्मचारी सहकारी पत्र संस्था द्वारा पत्र संस्था के कार्यालय में रविवार को किया गया। आम सभा में आर्थिक वर्ष 2019-2020 के कामकाज का ब्यौरा तथा लाभ हानि के प्रावधान एवं भविष्यकालीन उपाय योजना, पत्र संस्था की प्रगति के लिए किए जाने वाले कार्यों एवं बकाया वसूली के संदर्भ में चर्चा करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। जिला परिषद शिक्षक संगठन कृति समिति की ओर से विभागीय आयुक्त व जीपस सीईओ को सौंपे गए निवेदन में मांग की गई कि कोरोना की पार्श्वभूमि पर सरकार द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति के संदर्भ में निर्णय लिया गया था, जिसमें शिक्षा अधिकारी द्वारा 25 मार्च 2021 के पत्रानुसार प्राथमिक शाला के शिक्षकों को 100% पूर्ण क्षमता के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। वहीं 25 अक्टूबर 2020 को कोरोना की पार्श्वभूमि पर सरकार द्वारा केवल 50% उपस्थिति का निर्णय लिया गया था। ऐसे में 100% उपस्थिति को लेकर जारी किए गए आदेश को रद्द किया जाए। जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल टाकसाले द्वारा शिव भोजन थाली के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा गया कि राज्य के गरीब जरूरतमंदों को सस्ते दामों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने समूचे राज्य में शिव भोजन थाली योजना का शुभारंभ 26 जनवरी से किया था, जिसके पहले चरण में जिला मुख्यालयों पर शिव भोजन थाली केंद्र स्थापित किए गए थे और शिव भोजन थाली के दाम मात्र 10 रुपए रखे गए थे। 10 रुपए में 2 चपाती, दाल, चावल व 1 सब्जी लाभार्थियों को परोसी जा रही है। मोर्शी तहसील शिवसेना प्रमुख रविंद्र गुल्हाने ने मोर्शी पुलिस स्टेशन के थानेदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा के विधायक रवि राणा पर अपराध दर्ज किया जाए। स्थानीय कोषागार कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखापाल राजेश मोहिती की पत्नी व वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के मामले की जांच SIT के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य लेखा व कोषागार कर्मचारी संगठन ने आज जिलाधीश के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा है।
वहीं जस्टिस फॉर दीपाली चौहान ग्रुप की ओर से दीपाली चौहान आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग का निवेदन अमरावती के विशेष पुलिस महानिरीक्षक को सौंपा गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बोर्ड परीक्षा में सहभाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीबीएसई के अनुसार किसी भी कोरोना संक्रमित विद्यार्थी ने प्रैक्टिकल परीक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी परीक्षा के दौरान कोविड संक्रमित पाया जाएगा उसकी प्रैक्टिकल परीक्षा लिखित परीक्षा के बाद ली जाएगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे नांदेड़ विभाग की ओर से अप्रैल माह में 6 नई विशेष रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी, जिसमें नांदेड़ श्री गंगानगर साप्ताहिक ट्रेन 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। सप्ताह में प्रति गुरुवार को दौड़ने वाली इस गाड़ी को अकोला रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉपेज दिया गया है। ऐसे में गुजरात और राजस्थान की ओर आने जाने के लिए पश्चिम विदर्भ वासियों को एक और रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध हुई है। विगत 4-5 दिनों से गर्मी लगातार तेज होने लगी है और दोपहर के समय तेज धूप के कारण अभी से ही सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देने लगा है। इन दिनों रोजाना ही तापमान तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों से अमरावती शहर व जिले में दोपहर के समय अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री की वृद्धि हुई है। वहीं कल मंगलवार को दोपहर में शहर का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा था। इस वर्ष के मौसम में अब तक का यह सर्वाधिक तापमान आंका गया है। वलगांव रोड के फरीदनगर में रहने वाले देशी पिस्तौल के तस्कर सैयद वसीम सैयद नूर की निशानदेही पर शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने बडनेरा जूनी बस्ती के अलमास नगर में रहने वाले आकिब हुसैन तर हुसैन नामक 23 वर्षीय युवक के पास से एक देसी पिस्तौल व 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि सैयद वसीम ने शहर में कई लोगों को देसी पिस्तौल बेची है और उसके द्वारा बेचा गया यह 6वां देसी पिस्तौल आज पुलिस द्वारा बरामद किया गया। हरिसाल की आरएफओ दीपाली चौहान की आत्महत्या के मामले की गूंज अभी कायम ही है कि अमरावती वन विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मचारी द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगाए जाने से वन विभाग में फिर सनसनी मच गई है। वडाली वन परिक्षेत्र में कार्यरत महिला वन कर्मचारी का कहना है कि उसके कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी ने उसके कपड़े फाड़े और उस पर अत्याचार करने का प्रयास किया। इस मामले की शिकायत उसने 2 माह पहले ही की थी, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस महिला कर्मचारी द्वारा की गई शिकायत को जिलाधीश द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है और मामले की जाँच वन विभाग की विशाखा समिति को सौंपी गई है। जिले के कुर्रा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले तरोड़ा गांव स्थित सेवा सहकारी सोसाइटी की सभा में उपजे विवाद के चलते उसी गांव के 7 युवकों ने सोसाइटी के सदस्य अरुण ठाकरे पर सामूहिक हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल किया था। इस मामले में आज स्थानीय अदालत ने तरोड़ा गांव के प्रमोद देशमुख, विनोद देशमुख, दादाराव बोरकर, श्रावण काले, विनोद काले, अनिल सोनटक्के व मारुति भिवगड़े को आरोपी करार देते हुए धारा 307 के तहत 3 साल के सश्रम कारावास व 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इसी तरह अदालत ने धारा 143 में 3 माह की कैद व 5,000 रुपए जुर्माना, धारा 147 में 1 वर्ष की कैद व 5,000 रुपए जुर्माना, धारा 148 में 1 वर्ष की कैद व 5,000 रुपए जुर्माना तथा धारा 324 में 6 माह की कैद व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।